हेलो एवरीवन, माय नेम इज विश्वजीत। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 10th के इकोनॉमिक बुक से चैप्टर नंबर 3, मनी एंड क्रेडिट। हालांकि आप सबको पता है मनी क्या काम करता है, क्रेडिट क्या होता है, लेकिन इस पूरे चैप्टर में ब्रीफ में हम जानेंगे कि ये फंक्शन कैसे करते हैं, इनका काम क्या होता है, कैसे कैसे और भी चीज़ें। तो बढ़ते हैं टुडेज टॉपिक पे। जो आज हम पढ़ने वाले हैं, पहला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ मनी। मनी कहाँ से आया, क्या था सोर्स, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सेकेंड है बार्टर सिस्टम। हम बार्टर सिस्टम के बारे में जानेंगे कि बार्टर सिस्टम पहले क्या था, कैसे लोग ट्रांजैक्शन किया करते थे। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी के बारे में भी जानेंगे। वे टू गेट लोन के बारे में भी जानेंगे कि हम अपने लोन कहाँ से ले सकते हैं, लोन को क्रेडिट भी बोला जाता है। और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लोन, कि हमें अगर लोन चाहिए तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के चालू करते हैं चैप्टर। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमको पता है कि अभी के टाइम पे भी क्या है कि हमारे पास जो भी हमें सामान चाहिए होता है तो हम किस मीडियम के थ्रू वो सामान ले पाते हैं, मनी के वजह से ले पाते हैं। अगर हालांकि अगर हमारे पास मनी नहीं होगा तो हम वो सामान नहीं खरीद और बेच पाएंगे। यानी कि वी सी सेवरल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग मनी इन एनी सिंगल डे, कि हम देख पाते हैं कि हमारे पूरे आसपास में कि बहुत सारी ट्रांजेक्शन मनी से ही होती है एक ही दिन में। जैसे बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। बाइंग गुड एंड सर्विसेज का मतलब है जब आप कुछ खरीदते हैं चीज तो आपको इस रिटर्न में क्या देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, और पैसे से ही ट्रांजेक्शन हो पाती है। अब मार्केट गए हैं, कुछ खरीदना है आपने, तो भी जो कोई बेच भी रहा है तो आपसे वो क्या एक्सपेक्ट करता है, मनी। ठीक है, तभी आपकी जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो फुलफिल हो पाती है। एक क्वेश्चन आता है हमारे मन में, वाई ट्रांजेक्शन आर मेड इन मनी। मनी से ही कोई भी ट्रांजेक्शन क्यों करी जाती है? तो इसका द रीजन इज वेरी सिंपल। अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विसेज दैट ही और शी माइट वांट। मतलब क्या है इस चीज़ का? मतलब यह है कि अगर किसी के पास भी पैसे हैं वो बहुत ही इजीली तरीके से किसी भी चीज़ को, कमोडिटी को एक्सचेंज कर सकता है, चाहे वो कर सकती है जो भी उसकी इच्छा होती है। बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। बार्टर सिस्टम क्या होता है? इट रेफर्स टू व्हेन पीपल एक्सचेंज देयर गुड्स फॉर गुड्स। मतलब जब उस टाइम की बात, जब पैसा भी नहीं आया था, एग्जिस्टेंस ही नहीं था पैसे का, उससे भी पहले की बात है कि जब पहले हम क्या करते थे, किसी भी सामान को या बेचने के लिए हमें बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता था। अभी बार्टर सिस्टम क्या होता है? किसी भी चीज़ के बदले किसी भी चीज़ को देना। जैसे कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपके पास वीट है और बहुतों के पास कैटल्स हैं, तो वो आपस में एक्सचेंज करके अपना जीवन यापन या लिवलीहुड में काम करते थे। बट जब से पैसा आया तब से ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इट इज़ नोन एज बार्टर सिस्टम। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सीसी इकोनॉमी। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है सीसी इकोनॉमी, जो कि हालांकि यहाँ पे जो सी है वो कॉमोडिटी के लिए स्टैंड करता है। मान लेते हैं एक लड़का है, उसके पास जूते हैं, वो एक लड़के के पास जाता है जिसके पास वीट है और वो बोलता है, पहला लड़का, आई विल गिव यू शूज़ फॉर योर वीट। मैं आपको अपने जूते दे दूंगा आपके वीट के बदले। दूसरा लड़का बोलता है, आई डोंट नीड शू, आई नीड क्लोथ। मेरे को जूते की आवश्यकता नहीं है, मेरे को कपड़ों की आवश्यकता है। तो यहाँ पे इन दोनों की ट्रांजेक्शन क्या हो पाएगी? नहीं, इन दोनों की यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगी। तो यहाँ से ये जो सेकंड पर्सन है वो चला जाता है और फर्स्ट पर्सन किसी थर्ड पर्सन के पास जाता है। थर्ड पर्सन से सेम क्वेश्चंस बोलता है कि मेरे पास शू है, वो बोलते हैं कि मेरे पास पॉट है। अब सेम क्वेश्चन रहता है, आई विल गिव यू शू फॉर योर वीट। मैं आपको वीट के बदले शू देने के लिए तैयार हूँ। बट वो बोलते हैं, आई वॉन्ट शू बट आई डोंट हैव वीट। मतलब मेरे को तो जूते चाहिए बट मेरे पास वीट नहीं है आपको देने के लिए। तो यहाँ पे भी वो ट्रांजेक्शन फुलफिल नहीं हो पाएगी। बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है?
what a person desire to sell is exactly what the other wishes to buy। मतलब जो इंसान किसी चीज को बेचना चाहता है वो सेम हो कोई इंसान उसको खरीदना चाहता हो। आफ्टर मनी कम इट रिमूव ऑल प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम। पैसा आने के बाद सारी की सारी प्रॉब्लम को हटाया गया या वो खुद ब खुद हट गई। इन एन इकोनॉमी वेयर मनी इज इन यूज, money by providing the crucial intermediate step eliminate the need for double coincidence of bonds। मतलब पैसा जैसे यूज में आया उसने बहुत सारे जो भी क्रूशियल हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स थे उसको उन्होंने एलिमिनेट कर दिया जो मेजर, और उसमें हमें डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड से भी राहत मिल गई। आज के टाइम पे हम पैसा के बदले कोई भी सामान ले सकते हैं, यानी कि हमारे पास पैसा होना चाहिए। नाउ मनी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। मनी के कुछ मॉडर्न फॉर्म थे पहले के टाइम पे क्या यूज किए जाते थे। अभी के टाइम में मनी इज अ समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शन। मनी जो है अभी के टाइम पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है किसी भी ट्रांजेक्शन को फुलफिल होने के लिए। द अर्ली एज इंडियन यूज ग्रेन एंड कैटल एज मनी। जैसा मैंने बताया था आपको एग्जाम्पल में कि किसी के पास ग्रेन्स हैं, वीट हैं, राइस है, सीरियल्स हैं, और किसी के पास कैटल है, वो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते थे करेंसी के लिए। देयर आफ्टर कम द यूज ऑफ मेटेलिक कॉइन। उसके बाद बहुत हम डेवलप हुए, उसके बाद हमने कॉइन्स ढूंढे बनाए। तो पहला कॉइन मतलब ऐसे में करते करते हमने बहुत सारे कॉपर कॉइन, सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन, ठीक है, इन सब चीज़ों पे हम आए। एक एग्जाम्पल जैसे गोल्ड कॉइन आए, फिर ब्रोंज के कॉइन आए, फिर सिल्वर कॉइन आए। करेंसी की बात करते हैं। मनी का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है करेंसी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी। इन मतलब अभी के टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं, करेंसी यूज़ करते हैं। करेंसी क्या होती हैं, जो पेपर नोट्स होते हैं और कॉइन्स होते हैं। अनलाइक द थिंग्स दैट वर यूज्ड एज मनी अर्लियर, मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड ऑफ प्रीसियस मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। जो अभी के हालांकि इसी टाइम पे हम जो यूज़ कर रहे हैं वो करेंसी है, लेकिन करेंसी ये प्रीसियस मेटल की नहीं है। आज के टाइम पे हम गोल्ड, सिल्वर, कॉपर इन सब में ट्रांजेक्शन नहीं करते। वाई इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी या करेंसी आज के टाइम पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे है? इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। मतलब कि अभी के टाइम पे जो हम करेंसी यूज़ करते हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल है, इसलिए हम इसको इजीली एक्सेप्ट कर पाते हैं। अगर ये गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल नहीं होगा तो हम उसको जनरली कोई ऐसी मान्यता नहीं पहुंचाएंगे, नहीं देंगे जितनी मान्यताएं अभी हम करेंसी को देते हैं। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर इंडियन लॉ। मतलब अभी के टाइम पे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो इशू करता है नोट्स, किसके बिहाफ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। नो अदर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। कोई और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को ये प्रोसेस करने के लिए कोई अधिकार नहीं है। डिपॉजिट्स विद बैंक। अब बात करते हैं कि इन लोगों के पास पैसा आया, वो पैसे का क्या करेंगे? कुछ पैसों से वो अपनी कंजम्पशन डेली नीड्स को पूरा करेंगे और बाकी पैसे को वो सेव कर देंगे। द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड देयर मनी एज डिपॉजिट विद बैंक्स। मतलब यहाँ पे लोगों ने पैसा जमा करा अपने पास, ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें अपनी खाने पीने पे ही यूज़ करी और उसके बाद उन्होंने थोड़ा पैसा बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया। वट डू पीपल डू विद दिस एक्स्ट्रा कैश? क्या करते हैं लोग अपने एक्स्ट्रा पैसे कैसे? तो पीपल डिपॉजिट देयर एक्स्ट्रा मनी विद द बैंक बाय ओपनिंग अकाउंट। बैंक में आप ओपन करते हो अपना अकाउंट और अपना अकाउंट में से पैसा आप वहाँ पे डिपॉजिट कर देते हो, और ये बहुत अच्छी बात है। बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन टू देयर अकाउंट होल्डर। बैंक जो है वो एडवांस करता है लोन और एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट। किसको?
अपने ही अकाउंट होल्डर को। ये नहीं है कि आप कोई भी दूसरे बैंक के हैं या आप कोई भी हैं जिनका अकाउंट नहीं है और आप वहाँ पे पैसा जमा कराने चले गए या वहाँ से लोन लेने चले गए। आपको वहाँ का होना पड़ेगा, जिसके कारण आपको बैंक में अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा। People also have provision to withdraw the money from bank when they require. ऐसा है कि आपके पास अगर आपको नीड है तो आप बैंक के पास जाएंगे, अपना अकाउंट खुलवाएंगे और आप वहाँ से लोन पैसा ले सकते हैं। फॉर दिस पीपल यूज चेक। बहुत सारे लोग कैश भी यूज़ करते हैं और चेक भी यूज़ करते हैं। अब जानते हैं चेक क्या है। चेक refers to a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person account to the person in whose name the check has been issued. अब चेक क्या होता है? चेक एक पेपर है, उसके ऊपर स्पेसिफिकली अमाउंट लिखा जाता है जितना एक पर्सन के अकाउंट में से कटने वाला है। उसका मतलब जो इंसान है उसका नाम लिखा जा, सब कुछ लिखा जाएगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखी जाए और किसके नाम पे वो चेक चाह रहा है वो भी लिखा जाए। जैसे कि एक एग्जांपल है यहाँ पे, पूरी बैंक डिटेल है, रमेश कुमार 10,000 ओनली, ऐसे ऐसे चेक भरे जाते हैं। लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। लोन एक्टिविटी के बारे में जाने कि बैंक यहाँ पे क्या काम करती है। व्हाट डू द बैंक डू विद द डिपॉजिट विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पीपल। जब बैंक के पास पैसा डिपॉजिट हो गया है, लोगों ने जब डिपॉजिट अपने अपने पैसे वहाँ पे करा दिए हैं, उसके बाद उस पैसों का बैंक क्या करती है? बैंक उस पैसे को दूसरों को, क्योंकि लोन का भी काम होता है, तो लोन के फॉर्म में दे देती है, जिससे वो इंटरेस्ट कमाती है। देयर इज एन इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म एट वर्क हेयर। बैंक कीप ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज अ कैश विद देमसेल्फ। मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा मैकेनिज्म यूज़ होता है, ठीक है। बैंक बहुत ही छोटे अमाउंट के प्रोपोर्शन के लेवल पे अपने पास कैश रिजर्व रख लेती है और बाकी के रेस्ट ऑफ द मनी क्या करती है, वो लोन पे दे देती है। इट इज़ नोन एज मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट क्रिएशन। इस प्रोसेस का जो नाम है वो है मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट क्रिएशन। आपके पास एक डायग्राम है, जैसे एक बैंक है हमारे पास, बैंक में डिपॉजिटर जो हम इंसान हैं जो वहाँ पे पैसा जमा करने गए, पीपल मेक डिपॉजिट्स और वो पैसा अपना निकाल भी सकता है। पीपल मेक विड्रॉ एंड गेट इंटरेस्ट। बोरोवर हैं जो पैसा उधार लेने जाएंगे, पीपल टेक लोन, वो लोन ले रहे हैं, और पीपल रिपे लोन विद इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट के साथ बैंक को वो लोन जो अमाउंट है वो पे कर रहे हैं। दो डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन है यहाँ पे। क्रेडिट लोन refers to an arrangement in which the lender supplies the borrower with money, goods or services in return of promises for future payment. अब यहाँ पे बोला क्या गया है, जो भी इंसान क्रेडिट या लोन लेता है उसको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। क्रेडिट देयरफॉर प्ले अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। मतलब अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा रोल है और बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है क्रेडिट, क्योंकि हमें अगर कोई भी, मान लेते हैं कि आप एक बिजनेसमैन हैं और आपको एक बिजनेस करना, तो आप क्या करेंगे, वहाँ से बैंक में जाएंगे, बैंक से लोन लेंगे, बैंक आपको लोन देगा और वो उसके ऊपर इंटरेस्ट आपसे वसूलेगा। तो इसमें बैंक का भी फ़ायदा और आपका भी फ़ायदा है। इसमें बैंक का भी फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है। तो इसी एग्जाम्पल को समझने के लिए हम एक केस स्टडी करते हैं। फेस्टिवल सीजन की बात करें अगर हम, यहाँ पे एक सलीम नाम का लड़का है, ठीक है, वो एक दुकान खोलना चाहता है। तो आइए इस पूरे डायग्राम के बारे में बात करते हैं, पूरे पिक्चर के बारे में बात करते हैं।
It is a festival season 2 months from now, and shoe manufacturer Salim has received an order from the large trader in town of 3,000 pair of shoe. अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे एक सलीम नाम का लड़का है, उसकी दुकान है और उसके पास एक नया ऑर्डर आया है 3,000 जूतों का बनाने का। अब वो क्या क्या कर सकता है? अब वो जाएगा, सलीम हैज़ टू हायर अ फ्यू मोर वर्कर। वो जाएगा वहाँ से थोड़े और जो भी वहाँ पे जूते बनाते हैं उनको हायर करेगा, और हायर करने के बाद वो लोग रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए जाएंगे। तो इनके पास वो पैसे, सलीम के पास वो पैसे कहाँ से आएंगे? वो पैसे वो लोन लेगा, और वो इस सब चीज़ों का यूज़ करके वो जो भी उसकी रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल करेगा, और लोगों के पास उसके बनाए हुए जूते पहुंच जाएंगे। एक स्वप्ना प्रॉब्लम की भी एक स्टोरी है अपने हमारी बुक में। तो वो क्या है? स्वप्ना हैज़ अ स्मॉल फार्मर रोज ग्राउंड नट ऑन हर 3 acre ऑफ लैंड। मतलब स्वप्ना की एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो उस प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्वप्ना एक स्मॉल फार्मर है जो ग्राउंडनट उगाती है अपने ही 3 एकड़ की ज़मीन पे, और वो उस लोन लेती है अपने ही मनी लेंडर से, जो कि उसके प्रोडक्शन में मदद करती है। उसके बाद एक दिन क्या होता है कि सीज़न खराब होता है और पेस्ट मतलब होते हैं, कीड़े लग जाते हैं उसकी क्रॉप पे, जिसके कारण उसकी जो क्रॉप होती है वो फेल हो जाती है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम हो गई है। और वो क्यों ऐसा हो पाया था? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे अपनी फसल को बचाने के लिए। लेकिन उसके बाद वो पैसे उधार लेती है, और पैसे उधार लेने के बाद वो मार्केट जाके फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स वगैरह खरीदती है, जिसके कारण आगे की फसल उसकी सिक्योर हो जाती है। तो आपने देखा कि यहाँ पे किसी ने बैंक से लोन लिया है और किसी ने अपने ही मनी लेंडर दोस्त, अपने रिलेटिव और अपने गांव आसपास के लोगों से मनी क्रेडिट पे लिया है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में बात करें कि हमारे पास कुछ टर्म्स ऑफ क्रेडिट होते हैं। एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट विच द बोरोवर मस्ट पे टू द लेंडर अलॉन्ग with the repayment of the principal. In addition, lender में demand collaterals against loan। अब क्या होता है कि आप जब भी जाते हैं तो एक एग्रीमेंट बनता है जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट जो भी बोरोवर पे करना चाहता है, ठीक है, और लेंडर उसके साथ साथ प्रिंसिपल के साथ साथ उस चीज़ को रिपे करेगा। लेकिन इसके साथ साथ क्या एक और भी चीज़ होती है, कोलेटरल वैल्यू। कोलेटरल वैल्यू मतलब होता है किसी भी चीज़ की आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो collateral is an asset that the borrower owns, such as land, building, vehicle, livestock और deposit with bank। आपको ये इनके पास जमा करनी पड़ेंगे। And use this as a guarantee to a lender until the loan is repaid। जब तक उसके पास रहेंगे, जब तक कि आप उसको वो लोन नहीं चुका दोगे। Interest rate, collateral and documentation requirement and mode of repayment together comprise which is called terms of credit। ये सारी चीज़ें, इंटरेस्ट रेट हो गया, कोलेट्रल वैल्यू हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, और क्या क्या तरीक़ों से आप पैसे दे सकते हैं। मतलब आपने ज़मीन बेच के पैसे दिए, कुछ भी दो, उसको पैसे से मतलब है, इस चीज़ को बोलते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। The various type of loan can be conventionally grouped as formal sector loan and informal sector loan। हमारे पास 2 सेक्टर के लोन हैं, ठीक है, एक होता है फॉर्मल सेक्टर लोन और एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल में हमारे पास कमर्शियल बैंक, क्रेडिट यूनियंस एंड कोऑपरेटिव आते हैं, और इनफॉर्मल सेक्टर में मनी लेंडर, पाउन शॉप, फैमिली और फ्रेंड्स आते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस के। तो डेफिनेशंस चालू करते हैं। फॉर्मल सेक्टर लोन्स की डेफिनेशन है, लोन प्रोवाइडेड बाय द ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंटल अथॉरिटी। मतलब आप वहाँ से जस्ट लाइक अ बैंक, आप बैंक से लोन लेंगे क्योंकि बैंक पूरा अथॉरिटी देता है उस इंस्टीट्यूशन को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, और अच्छी तरीके से रेगुलेटेड भी करवाता है। और इनफॉर्मल सेक्टर लोन की डेफिनेशन क्या है? लोन ऑफर्ड बाय
अनरेगुलेटेड एंटिटीज विदाउट फॉर्मल ओवरसाइट। मतलब आप अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से, अपने रिलेटिव से, किसी से भी लोन ले सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी फॉर्मल ओवरसाइट या फॉर्मल एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं होती। एग्जाम्पल हैं फॉर्मल सेक्टर के कमर्शियल बैंक, क्रेडिट यूनियन एंड कोऑपरेटिव, और एग्जाम्पल है इनफॉर्मल सेक्टर के मनी लेंडर, पॉन शॉप और फैमिली एंड फ्रेंड्स। एक यहाँ पे ग्राफ है सोर्स ऑफ क्रेडिट इन रूरल इंडिया 2019। यहाँ पे आप देखेंगे कमर्शियल बैंक 51% पे है पाई चार्ट में, अदर इनफॉर्मल एजेंसी है 3%, रिलेटिव से लोग और फ्रेंड से लोन लेते हैं 7%, मनी लेंडर से लोन लेते हैं 23%, 23%, लैंडलॉर्ड से लोन लेते हैं 1%, अदर फॉर्मल एजेंसीज हैं हमारे पास, वहाँ से लेते हैं 5%, और कोऑपरेटिव बैंक एंड सोसाइटी से लेते हैं 10%। ये सारे हैं हमारे पास सोर्सेज जहाँ से हम लोन ले सकते हैं। और 2019 में यहाँ से कितने लोगों ने लोन लिए हैं। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट व्हाट, किसको क्या, कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। तो एक ग्राफ है ऑफ ऑल द, ग्राफ क्या कहता है वो बता देते हैं। ऑफ ऑल द लोन टेकन बाय द अर्बन हाउस होल्ड, व्हाट परसेंट वॉज फॉर्मल एंड व्हाट परसेंट वॉज इनफॉर्मल। अगर आप अब देख रहे हैं कि अर्बन हाउस होल्ड में फॉर्मल से लोन कौन लेते हैं और इनफॉर्मल से कितने परसेंटेज लोग लोन लेते हैं, तो जो ब्लू है वो फॉर्मल इंडिकेट कर रहा है और जो ऑरेंज है वो इनफॉर्मल। तो आप देखेंगे पूरा हाउस होल्ड जो है वो इनफॉर्मल से ज़्यादा लोन ले रहे हैं, यानी 54% और 46% फॉर्मल सेक्टर्स। जो हाउस होल्ड विद अ फ्यू एसेट, जिनके पास थोड़े से सामान हैं या चीज़ें हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो 62% फॉर्मल से लोन ले रहे हैं और 38% इनफॉर्मल। और वेल ऑफ हाउस होल्ड जो है, जिनके पास सही है, मतलब चीज़ें भी है और पैसा भी है, तो वो लोन कहाँ से ले रहे हैं, वो फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं, और 27% लोग इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं। और जो रिच हाउस होल्ड हैं वो कहाँ से लोन ले रहे हैं, वो फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं और इनफॉर्मल सेक्टर से लोन कम ले रहे हैं। 2 पॉइंट आते हैं। इट इज़ नेसेसरी दैट बैंक एंड कोऑपरेटिव इंक्रीज देयर लैंडिंग पर्टिकुलरली इन रूरल एरिया सो दैट द डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट रिड्यूस। मतलब अगर हमने देखा है कि गांव में बैंक की सुविधा नहीं होती है, तो वहाँ पे इसलिए भी लोग बाग अपने रिलेटिव, अपने मनी लेंडर और भी बहुत जगहों से पैसे अरेंज करते हैं। तो बैंक का वहाँ पे काम बढ़ता है कि अगर आपने एजेंसीज वहाँ पे खोली और आपने अगर डेवलप करा अपने आप को, आपने वहाँ पे फ्रेंचाइजेस खोली, तो आपके वहाँ से लोन भी लेंगे लोग। गांव में हालांकि ये सर्विस नहीं होती है, इसलिए लोग बाग आसपास से ही पैसे देते हैं। सेकेंड पॉइंट है, वाइल फॉर्मल सेक्टर लोन नीड टू एक्सपेंड, इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव दी, कि आपके पास जो भी फॉर्मल सेक्टर है उसको अपना वर्चस्व बढ़ाना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा अपने आप को, तभी रूरल एरियाज में भी वो डेवलप हो पाएंगे। एक ग्रुप आते हैं जो गरीब लोग अपने लिए बनाते हैं, उस ग्रुप का नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर। अब ये SHG ग्रुप क्या काम करते हैं? इन रिसेंट ईयर पीपल हैव tried out some newer way of providing loan to the poor। अभी के टाइम में बहुत लोगों ने ये ट्राई करा कि नए नए तरीके निकाले कि लोगों को, गरीब लोगों को लोन कैसे दिया जाए। द आइडिया इज टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर इन पर्टिकुलर वुमेन into small help groups and pool collect their savings. Typical SHG has 15 to 20 members, usually belonging to one neighborhood, who meet and save regularly। मतलब यहाँ पे बोला गया कि वहाँ से गांव पे से औरतों के लिए मेजरली ये बनाया गया था कि औरतें मिलें और पैसे अपने जितने भी उनके पास सेविंग हो पाती है वो उस ग्रुप में सेव करें, और ये 15 से 20 मेंबर्स की यूजली होती है।
Most of the important decisions regarding the saving and loan activity are taken by the group members. जितने भी important decision हैं जैसे कि savings कितनी है, लोन एक्टिविटीज़ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सारे उस ग्रुप के मेंबर ही लेते हैं. द ग्रुप डिसाइड एज रिगार्ड द लोन टू बी ग्रांटेड, किसको लोन देना चाहिए, द पर्पस, अमाउंट, इंटरेस्ट टू बी चार्ज, रीपेमेंट शेड्यूल, ये सारे वो ग्रुप के मेंबर से ही करते हैं. ऑल्सो इट इज़ द ग्रुप विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपेमेंट ऑफ द लोन. और पूरी जिम्मेवारी कौन लेता है, वो ग्रुप. जैसे पिक्चर में आपको दिख रहा है, यहाँ पे लेडीज़ बैठी हुई हैं और वो एक स्टेटमेंट और वो मीटिंग कर रही हैं जहाँ पे वो अपने पैसे जमा करते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मनी चैप्टर में से आपसे पूछे जा सकते हैं बोर्ड पेपर में, और हालांकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन भी हैं जो आपको आने चाहिए. पहला क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ मनी से. एक्सप्लेन हाउ मनी सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अ यूनिट ऑफ अकाउंट, अ स्टोर ऑफ वैल्यू, अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और मनी इसको ओवरकम कैसे करता है. इवैल्यूएशन फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू मनी, रोल ऑफ कमर्शियल बैंक, अंडरस्टैंडिंग क्रेडिट टर्म्स, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है हमारे पास, कोलेट्रल की क्यों जरूरत पड़ती है, इम्पैक्ट ऑफ क्रेडिट ऑन बोरोवर, बोरोवर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है लोन लेने से, आरबीआई के फंक्शन क्या हैं, और चैलेंजेस ऑफ इनफॉर्मल क्रेडिट क्या क्या है. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर with your friends, with your family. Thank you for watching this.